Hello students, welcome to the second video of electromagnetic induction chapter 4a. In this video we will discuss the third factor due to which the flux changes, that is orientation, that is theta. अगर हम किसी भी कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज करें, ओरिएंटेशन का मीनिंग समझते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का हम थीटा चेंज करें तो फ्लक्स का फॉर्मूला यू ऑल पीपल नो. सो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा. थीटा हमें पता है, थीटा का और ओमेगा का रिलेशन पता है सभी को, 11th क्लास में पढ़ा था. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, मैंने पुट कर दिया. सो बी ए कॉस ओमेगा टी. कॉयल अगर रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, देखिए ये रोटेशन, जो ये थीटा चेंज होगा ये रोटेशन से चेंज होगा. जब कॉयल आपकी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो थीटा चेंज होगा. सो आपका टी के रिस्पेक्ट में वेरिएशन, बी का वैल्यू पुट किया तो मेरे पास ईएमएफ आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. नेगेटिव साइन यहाँ से चला जाएगा, क्यों? कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन. एन टर्न्स के लिए एन से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया. सो वी आर विद इक्वेशन 3, दैट इज ई इज इक्वल टू एन बी ए साइन ओमेगा टी. इसके पर्टिकुलर केसेस देखें आप. इसके बेटे ये 5 केसेस हैं. ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम 5 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यही टॉपिक आपका जनरेटर में लगेगा. इसके बाद इमीडिएटली हम जनरेटर करेंगे. सो पहला केस है व्हेन द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू बी. बहुत ध्यान से देखना है, कॉइल परपेंडिकुलर हो बी के तो थीटा यानी ओमेगा टी 0 रहेगा. देखो हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ थीटा को क्या लिख रहे हैं? 0. बताएंगे क्यों? क्योंकि जब कॉइल, प्लेन का कॉइल बी के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर, समझ रहे हैं, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में तो एंगल कितना रहेगा? 0. ये ध्यान से समझना है आपको, ठीक है. और प्लेन ऑफ कॉइल जब पैरेलल होगा तो एंगल रहेगा 90, मतलब थीटा 0 नहीं, कितना होगा? 90 होगा. क्योंकि जब बी के प्लेन कॉइल के पैरेलल होगा तो उसका जो नॉर्मल होगा वो कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री. क्योंकि हम एरिया वेक्टर के कैसे बनाते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करके. तो ये तीनों केसेस, ये आपके 5 केसेस. पहला है परपेंडिकुलर टू बी, फिर पैरेलल टू बी, फिर प्लेन अगेन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, तो फिर से क्या हो जाएगा? ईएमएफ 0. इस तरीके से वेरी करेगा. ओमेगा टी की वैल्यू पहले कहाँ से दी थी? 0, फिर कितनी? π/2, फिर कितनी? पाई, फिर ओमेगा टी की कितनी? 3π/2. तो हमने सिर्फ इस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट करती जानी है ओमेगा टी की वैल्यू. तो हमारे पास 5 पर्टिकुलर केसेस बन गए. पूरा साइकिल कितने पे कंप्लीट होगा? 2π पे, ठीक है. जब एक कंप्लीट रोटेशन कर लेगा तो वो 2π के बाद आ जाएगा. चेक करो ज़रा, 5 केसेस में ई 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मिनिमम नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर 0. अब इसी को हम साइकिल फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में कैसे प्रोड्यूस करेंगे? देखें, एंगल ऑफ रोटेशन ओमेगा टी, 0 पे ईएमएफ क्या था? चेक करें, 0 फर्स्ट केस. उसके बाद π/2 पे वैल्यू क्या थी? प्लस E0 मैक्सिमम. उसके बाद पाई पे वैल्यू फिर से 0, फिर 3π/2 पे फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, है ना. और 2π पे वैल्यू क्या थी? 0. ये जो फिगर दिखा रखा है ग्राफिकल, ये ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल दिखा रखा है. पहले केस में क्या थी? जल्दी बताओ. प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू बी, तो यहाँ पर बी की डायरेक्शन क्या होती है? N2S. देख रहे हो, N2S. इस कॉइल का, ये कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर है बी में. फिर आपकी कॉइल इस तरीके से आपकी रोटेट करेगी इन स्पेसिफिक डायरेक्शन. ऑब्जेक्टिव कॉर्नर पे आए जल्दी से. मैग्नीट्यूड पता है हमें, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होता है? -d/dt NBA cos ओमेगा टी. किया था ना, ये रहा डेरिवेशन, ठीक है. फिर हमारा यहाँ क्या क्या वेरी कर सकता है? टी के रिस्पेक्ट में हमारा बी चेंज हो सकता है, ए चेंज हो सकता है, और बोलो ओमेगा टी पूरा चेंज हो सकता है. तो इसने 3 पार्ट्स बना दिए. इफ ए इज चेंजिंग तो d/da/dt, इफ बी इज चेंजिंग db/dt, एंड इफ थीटा इज चेंजिंग तो फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टी. तो ओमेगा और आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, वो इसी टॉपिक पे बेस्ड, ओरिएंटेशन पे बेस्ड हम कर रहे हैं, दैट इज जनरेटर. इससे पहले ये 2 पार्ट्स और देखें. किसी भी इंस्टेंट पर इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आई थी ना ऊपर, उसको सिर्फ आर से डिवाइड कर दें. और अगर चार्ज निकालना हो तो चार्ज क्या होता है? आई. करंट किसके बराबर? dq/dt, तो I × dt. तो I का जितना भी वैल्यू आया ऊपर कितना आया? देखो
माइनस डी फाई बाई डी टी इंटू 1/r, तो डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कॉम्पिटिटिव में कई बार पूछी गई हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद एसी जनरेटर। एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। क्या वर्किंग प्रिंसिपल है इसका, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इसका प्रिंसिपल, कि जब भी देखो प्रिंसिपल अगर पूछा जाता है कि है क्या, तो आपको ये जो डॉट के आगे ये थ्योरी लिखी हुई है ये मेंशन करनी है। कहता है व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस एंड हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस अ इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप इन इट। कंस्ट्रक्शन वाइज देखें, दो फिगर दिए हुए हैं, ये बिफोर हाफ रोटेशन है, ये आफ्टर हाफ रोटेशन है। वर्किंग में आप समझेंगे इसमें है क्या क्या कंस्ट्रक्शन है। मैंने कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से 4 पॉइंट्स में मेंशन की हुई है, फिर इसका वर्किंग मेंशन करेंगे। आर्मेचर देखते जाएं, आर्मेचर ए बी सी डी कॉइल, एक ही फिगर को देखें, फर्स्ट वाले को ए बी सी डी को हम आर्मेचर बोलते हैं। होती किस चीज़ की है, ये कॉपर की होती है और किसके ऊपर माउंट की गई है, ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। कैसा मटेरियल था सॉफ्ट आयरन कोर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्यों किया जाता है, 1 मार्क में क्वेश्चन, टू मिनिमाइज एडी करंट्स। अब ये एडी करंट्स क्या होते हैं, इंड्यूस्ड करंट्स को ही हम एडी करंट्स बोलते हैं। क्या है, इंड्यूस्ड करंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, एडी करंट्स, हम पढ़ेंगे इसको। दूसरा है फील्ड मैग्नेट्स, एन और एस, दो फील्ड मैग्नेट्स हैं, एक फील्ड मैग्नेट है, दो फील्ड मैग्नेट के अलग अलग पोल्स हैं ये। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट जिसकी शेप कैसी लेते हैं, सिलेंड्रिकल, ताकि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करे। और जो ये आर्मेचर है ए बी सी डी, ये इसी पोल पीसेस के बीच में क्या करती है, रोटेट करती है। नेक्स्ट इज स्लिप रिंग्स, ये देख रहे हैं S1 और S2, ये स्लिप रिंग्स हैं। 10th क्लास में पढ़ा था, स्लिप रिंग्स होते हैं, एक होता है स्प्लिट रिंग्स, लेकिन एसी जनरेटर में कैसे रिंग्स होते हैं, स्लिप, SLIP। समझेंगे इस स्लिप रिंग्स को कैसे, जो ये आर्म देख रहे हो ए से अटैच है, जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये स्लिप होके, देखो आफ्टर रोटेशन चेक करो, S1 पहले यहाँ रिंग था, अभी भी ऊपर S1 ही रिंग है, लेकिन आर्मेचर देखो AB अब राइट साइड में आ गया, पहले AB कहाँ था, लेफ्ट में, मतलब ये कॉइल विद इन द रिंग स्लिप करके इधर आ गई। पहले यहाँ थी ना भाई, ये स्लिप होके कहाँ आ जाएगी, फिर इधर आ जाएगी। तो रिंग के अंदर आर्मेचर का ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, जो ये अटैच्ड है, ये स्लिप कर जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग्स। ये किसके बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं। ठीक है, कार्बन ब्रशेस, इधर देखें फिगर में, ये रही ना कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2, ये कार्बन की ब्रशेस हैं। क्या काम होता है इनका, कि जो रोटेशन ऑफ कॉइल से क्या प्रोड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है करंट, उसको सर्किट के बाहर तक लेके आना। कौन सा सर्किट, ये रहा, सर्किट के बाहर तक लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्बन ब्रशेस का, जिसके थ्रू हम क्या लेते हैं, आउटपुट। और आउटपुट हमेशा हम किसके अक्रॉस लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। लोड रेजिस्टेंस कौन सा है यहाँ, ये RL यहाँ लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऊपर करंट, ऊपर कॉइल रोटेट करेगी, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड करंट को बाहर लाने के लिए हमने ब्रशेस का यूज करना है, और आउटपुट किसके अक्रॉस लेना है, बोलो, लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस। चलिए वर्किंग पे आए फटाफट। वर्किंग को भी मैंने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। ए पार्ट देखें, ए पार्ट में कहता है जब आर्मेचर ऑफ द कॉइल रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। अब देखो, पहले मान लीजिए सपोज ये आपकी कॉइल है, ठीक है, ये इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करी थी। जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया, नंबर कम हो गया, इसको ऐसे रोटेट किया, नंबर डिक्रीज करता गया, अभी मिनिमम, फिर इसको फिर से रोटेट करना शुरू किया 180 के बाद, 180 तक क्या हो गया, मैक्सिमम। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर आपका यहाँ क्या होगा, चेंज, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। उससे क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF, और इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। करंट फ्लोज थ्रू आउट द ब्रशेस B2 इन वन डायरेक्शन ऑफ हाफ ऑफ रेवोल्यूशन थ्रू ब्रश B1 नेक्स्ट में से। नहीं बात को समझे, यहाँ पर जो करंट है वो ब्रशेस के थ्रू बाहर निकलेगा, पहली रोटेशन से, जैसे करंट जो है वो कौन सी उससे निकलेगा, B2 ब्रश से, और फिर नेक्स्ट वाली में किससे निकलेगा, B1 से, इधर से, क्योंकि सर्कल देखो ना, अब यहाँ से ऐसे जा रहा है तो करंट C to D आ रहा है, तो C to D कौन सी ब्रश है, देखो B2। और जब 180 डिग्री के रोटेशन के बाद की बात करें, तो अब चेक करो, ब्रश B1, यहाँ AB से ही आ रहा है ना करंट, तो B1,
अब इस पर रूल और लगा के देखिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे लगेगा। ये मेरा राइट हैंड है, ये थंब, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया भाई करंट। अब चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की इधर है, कॉइल को आप मूव कर रहे हो ए बी, करंट तो की डायरेक्शन तो निकालनी है, मतलब इस ये तो करंट की डायरेक्शन देगा, तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड N2S। ठीक है, फर्स्ट फिगर पे लगा रहे हैं हम। ठीक है, थंब कहाँ लगाना है, अंदर की तरफ लगाना है। कहाँ लगाना है थंब, या ऊपर की तरफ। कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, ये वाली, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने कॉइल को किस डायरेक्शन में रोटेट करा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एरो देखो ऊपर एंटी क्लॉकवाइज का है ना, तो यानी थंब कहाँ आएगा, बाहर, मैग्नेटिक फील्ड ये। ठीक है भी, तो करंट का डायरेक्शन चेक करो कहाँ आएगा, ये देखो कहाँ आ रहा है, ऊपर A to B, बाहर आ रही है ना कॉइल, AB हिस्सा बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये इंडेक्स फिंगर, तो मेरी मिडल फिंगर देखो कहाँ आ रही है, A to B आ रही है। तो लूप आपका इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। आफ्टर हाफ रोटेशन भी ऐसे ही लगाना है। आफ्टर हाफ रोटेशन में किस हिस्से पर लगाओ, किसी भी एक हिस्से पर, AB पर आप चेक करो, ये बाहर की तरफ आ रहा है ना, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो करंट आपका फिर क्या होगा, देखो अब ये वाला हिस्सा देखो, पहले AB कहाँ आ रहा था, बाहर की तरफ, अब AB कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ 180 डिग्री के रोटेशन के बाद, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। ऐसा क्यों होता है करंट की डायरेक्शन रिवर्स, फिगर याद है, पहले एक हाफ साइकिल आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब EMF की और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बोलो, रिवर्स हो जाएगी। ये वही वाली मैथमेटिक्स है, कौन सी, जो अभी इससे पहले वाले आर्टिकल में करी थी ना, सेम वीडियो में, EMF का वैल्यू, और इस कांस्टेंट को हमने E0 से रिप्लेस कर दिया, इंड्यूस्ड EMF आ गया, तो हमने इंड्यूस्ड करंट का एक्सप्रेशन निकाल दिया। ये जो ग्राफ है भाई, ये ग्राफ जो है वो पेपर में कई बार पूछा गया है, ये है इंड्यूस्ड EMF का ग्राफ। ठीक है, इसके बाद कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं। फ्रीक्वेंसी AC जनरेटर की रोटेशन स्पीड पे डिपेंड करती है कॉइल की। अगर कॉइल आपकी, ज़्यादातर जनरेटर्स में कॉइल आपकी स्टेशनरी होती है और मैग्नेट्स को रोटेट किया जाता है। इंडिया में 50 हर्ट्ज़ है फ्रीक्वेंसी, और USA में ये 60 हर्ट्ज़ है। पीक वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, इन 4 चीज़ों पे, स्पीड पे, एरिया पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एंड मैग्नेटिक फील्ड पे। फॉर्म फैक्टर कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फैक्टर AC जनरेटर का वर्चुअल वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, यानी IRMS बाय I एवरेज वैल्यू। ठीक है, IRMS I0/√2 होता है, और I एवरेज जो होता है वो होता है 2I0/π वैल्यू। हमारे पास जो AC जनरेटर हैं वो काफ़ी टाइप के होते हैं। 2 फेज़ AC जनरेटर में क्या होंगे, हमारे पास 2 कॉइल्स होंगी। जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो सिंगल फेज़ AC जनरेटर था। फिर ये 2 फेज़, इसमें 2 कॉइल होंगी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली रखी होंगी, दोनों का अपना अपना पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स होंगे, ब्रशेज होंगे। कंसेप्ट किस पे बेस्ड है, जब एक में इंड्यूस्ड EMF मैक्सिमम होगा तो दूसरे में क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, तो दोनों के बीच में हमेशा, दोनों कॉइल के ग्राफ के बीच में हमेशा फेज डिफरेंस रहेगा 90। 3 फेज AC जनरेटर में क्या होगा, 3 कॉइल्स होंगी, तीनों शुरू में ही एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे रहेंगी। तीनों का जो इंड्यूस्ड EMF होगा उसमें भी फेज डिफरेंस कितने का रहेगा, 60 डिग्री का रहेगा। इसी से ही बेस्ड ऑब्जेक्टिव में बहुत सी बेसिक सी चीज़ें पढ़ लें। 3 फेज़ AC जनरेटर हमारे इंडिया में यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि 3 फेज़ AC जनरेटर का जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहता है। देखिए कैसे, क्योंकि अगर मैं इस ग्राफ को देखो यहाँ ज्वाइन करूँगी, यहाँ ये, तो ये ऑलमोस्ट क्या देगा मुझे, कांस्टेंट। इंस्टेड ऑफ 2 फेज 3 फेज इज बेटर 1। ठीक है, इसका कांस्टेंट होता है, तो 3 फेज का आउटपुट 2 फेज से या 1 फेज से ज़्यादा होता है, इकोनॉमिकल है। डोमेस्टिक जो हम घर में यूज़ करते, घरेलू में 220 वोल्ट आती है, 50 हर्ट्ज़, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उसमें 60 हर्ट्ज़ पे और वोल्टेज कितनी 110 जाती है। रीज़न क्यों है, ऐसा क्यों कि बाहर की कंट्रीज़ में वोल्टेज कम आती है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या आती है ज़्यादा। रीज़न क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर एट हायर रेट रिड्यूसेस circuit current and energy losses. It also reduces cost of transmission because less thicker wires are used. लेकिन हायर वोल्टेज हमारे इंडिया में आती है, हायर वोल्टेज कम फ्रीक्वेंसी, वहाँ जाती है लो वोल्टेज ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो भाई बाहर की कंट्रीज़ में एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। हमें एनर्जी लॉसेस मिनिमाइज करने हैं, इसलिए इंडिया में हायर वोल्टेज और लो फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिशन किया जाता है। सो ये टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड थे, इनको अच्छे से करेंगे आप। नेक्स्ट वी विल मीट इन द क्लासेस फॉर डाउट्स।